तो हम लोगों ने जो अभी तक हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई, उन प्रीवियस क्लासेस में कितने टाइप की रिएक्शंस हैं इस बारे में बातचीत कर ली थी। जैसे तुम लोगों को ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है। तो इनडायरेक्टली सारी की सारी बातचीत हम ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, जो कि तुम्हारा वन ऑफ द आखिरी पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम ये सीखेंगे कि अपार्ट अपार्ट कॉम्बिनेशन, अपार्ट डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट और कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें सबसे टॉप पर जिन दो लोगों के नाम आते हैं, दैट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरे को हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक का नाम है ऑक्सीडेशन, दूसरे का नाम है भाई रिडक्शन। अभी पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और उसके अलावा और भी छोटे मोटे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब भी हम देखेंगे। तो देखो, तीन चीज़ें होती हैं, पहले तो ध्यान रखना। एक होता है टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दूसरा टर्म होता है आपका रेडॉक्स। ठीक है, तीसरा टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे करते करते मिलाकर टोटल कितने टर्म्स होते हैं यहाँ पे? 3 टर्म्स। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं, आइडेंटिफाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सिंपल होता है। आज की क्लास, जैसा कि तुमको हमेशा की तरह पता है, मैं पहले थ्योरी कवर करती हूँ, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आती हूँ। तो पहले आज हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे अच्छे से और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम से मूव करेंगे बाद में, कल के दिन। तो पहले तो रेडॉक्स क्या है भाई, ये एक छोटा सा वर्ड है, इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपना आज का कार्य शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक टाइप की रिएक्शन है, रिडक्शन एक टाइप की रिएक्शन है। क्या तुम अपने आजू बाजू, अपने नेचर में ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को देख सकते हो क्या, महसूस कर सकते हो क्या? तो जैसे कि मान के चलते हैं, अभी तुम्हारे पास कोई एक चिप्स का पैकेट है, किसी एक पर्टिकुलर दुकान में, बोलो क्या है, चिप्स का पैकेट है। वो जो पर्टिकुलर दुकान है उसका कोई सामान बिकता ही नहीं है, पड़ा हुआ है चिप्स का पैकेट, एकदम 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 एक्सपायर हो गया। एक दिन तुम उस पर्टिकुलर दुकान में पहुंचे, उस दुकानदार ने वो चिप्स का पैकेट तुमको दे दिया। उस चिप्स के पैकेट को तुम खोलते हो, तुम्हें बदबू आती है उसके अंदर से, गंदी वाली, है ना। तो तुम क्या बोलते हो, अरे चिप्स खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। कैसे खराब हुआ विल डिस्कस लेटर, बट तुम क्या बोलते हो, खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। यही तुम्हारा पॉइंट रहता है ना, अरे ये तो खराब हो गया, अरे ये तो खराब हो गया, सड़ गया। तो दैट वर्ड कि ये खराब हो गया इज नोन एज, मतलब वो जो पूरी रिएक्शन जो हुई होगी उस चिप्स के पैकेट के साथ, चूड़े के साथ, कई बार कुकीज के साथ, है ना, या फिर कोई दूसरे फूड आइटम्स के साथ जो ऑयल से बना हो, जो फैट से बना हो, राइट, उस पर्टिकुलर खराब होने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की रिएक्शन सिर्फ आप केमिस्ट्री की ही भाषा में समझ सकते हो, आप केमिस्ट्री की रिएक्शंस अपनी डे टू डे लाइफ से उन्हें को रिलेट करके भी समझ सकते हो। तो जो भी फूड स्टफ्स जो किससे बने हुए होते हैं, ऑयल से बने हुए होते हैं या फिर फैट से बने हुए होते हैं, और जब वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाने का ये मतलब नहीं कि उनके ऊपर फंगस उग गई, सड़ गए, गल गए, वैसा नहीं। आपको देखने से लग रहा है कि वो फूड स्टफ तो बहुत ही नॉर्मल जैसा दिख रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है, उसमें क्या खराब है, आप उसकी कभी खराबी नहीं देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, उसके अंदर से जो बदबू आ रही है ना, दैट बदबू गिव्स यू अ हिंट कि अच्छा ये पर्टिकुलर फूड स्टफ हो गया है खराब। दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है,
तुम्हारे घर में कई चीजें लोहे की होती हैं, किचन में होता है, घर के गेट ग्रिल सीढ़ियों में होता है, गाड़ियों में भी कई बार लोहे का कुछ लेट से इस्तेमाल हो जाता है। लोहे के अंदर जंग लगता है, ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूं जंग लग गया, इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना। इससे तुम लोग अपरिचित नहीं हो, तुमको अच्छे से पता है कि जंग लगना क्या होता है। दैट जंग लगना इज अगेन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये भी क्या है, आप लोगों की एक ऑक्सीडेशन है। अच्छा, हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, लाइफ प्रोसेस। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, राइट। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाती है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन क्या वो डाइजेस्टेड फूड हमको एनर्जी देता है कि डायरेक्टली? कभी नहीं देता। वो डाइजेस्टेड फूड आपको कभी एनर्जी नहीं देता, कभी नहीं देता, मतलब कभी नहीं देता। क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन लेते हो अंदर वाया द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, तो जो ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाती है वो ऑक्सीजन क्या करती है, आपका जो आपने खाना खाया है उस खाए हुए खाने से एटीपी प्रोड्यूस करती है, और दैट एटीपी इज बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। सही कहूं मैं, वो एटीपी ही क्या कहलाती है, एनर्जी का सोर्स कहलाती है आपकी बॉडी के अंदर। दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन। तो टोटल हमने कितने एग्जाम्पल्स ले लिए ऑक्सीडेशन के? 3। पहला एग्जाम्पल क्या ले लिया, जो आप खाना खाते हो वो खाना कभी भी आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस खाने को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, फिर जब आप उसको ऑक्सीजन दोगे तो वो खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जब वही फूड आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फूड और O2 मिलकर आपको क्या प्रोड्यूस करके देंगे, एटीपी प्रोड्यूस करके देंगे। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जो करोजन होता है, जो जंग लगने वाली प्रोसेस होती है, जरूरी नहीं है सिर्फ लोहे में, अलग अलग मेटल्स में जंग अलग अलग तरीके से लगती है। तो हर प्रकार का जंग लगना इज बेसिकली अ करोजन, ठीक है। जो तुम्हारे फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स जो भी, कौन से वाले फूड आइटम्स जो किसके बने हुए होते हैं, फैट्स के बने हुए होते हैं, या फिर जिनमें तेल वगैरह इस्तेमाल होता है, उनके अंदर से जब गंदी सी बदबू आने लगती है, दैट गंदी सी बदबू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो गंदी बदबू ये इंडिकेट करती है कि उस पर्टिकुलर ऑयल एंड फैट से बने हुए फूड आइटम के अंदर बोलो क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुकी है, वो ये इंडिकेट करती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत सारी हैं, कुछ हमारे बॉडीज के अंदर होती हैं, कुछ हमारे फूड आइटम्स में होती हैं, ठीक है, कई केमिस्ट्री में लैब्स में परफॉर्म की जाती हैं। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या रिडक्शन का भी कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है क्या, रिडक्शन का भी क्या कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल, रिडक्शन रिएक्शंस के भी बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं फिलहाल तुम्हें रिडक्शन का एक ही एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। मैं तुम्हें फिलहाल रिडक्शन का एक ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमारे घरों में घी होता है, हम खाते हैं रोटी में लगाकर, दाल में डालकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा तरीके से हम घी का प्रयोग करते हैं, है ना। अच्छा, तो घी का एक चीपर ऑप्शन भी अवेलेबल होता है मार्केट में, जिस घी के चीपर ऑप्शन को हम लोग कहते हैं डालडा। डालडा इज बेसिकली अ ब्रांड। जैसे क्या होता है, जब भी हम दुकान में जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, भैया मैगी दो, तो वो तुमसे पूछता है कौन सी वाली चाहिए, तो अच्छा yippee चाहिए कि वो मैगी वाली चाहिए या फिर और कोई दूसरा ब्रांड। तो कैसा होता है कि बचपन से हमारे मुंह में एक वर्ड रटा है मैगी मतलब कौन सी वाली मैगी, वही पुराने वाली मैगी, ठीक है। लेकिन जब दुकान में जाओ तो पता चलता है अच्छा yippee भी है, ये भी है, वो भी। तो बेसिकली मैगी इज नॉट अ नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसका नाम होता है नूडल्स, बट मैगी इतना फेमस नाम हो गया है कि हम बेसिकली मैगी ही बोलते हैं। तो वैसे ही मैंने क्या कहा, एक घी का एक चीपर ऑप्शन अवेलेबल होता है। किसका? घी का एक चीपर ऑप्शन अवेलेबल होता है। उस घी के चीपर ऑप्शन को बेसिकली हम लोग कहते हैं वनस्पति घी। क्या कहते हैं हम लोग उसको? वनस्पति घी।
तो ये जो वनस्पति घी है इसका एक बहुत ही फेमस ब्रांड है डालडा। पीला कलर का पैकेट आता था जिसमें नारियल के हरे हरे कलर के पेड़ बने हुए होते थे। डालडा हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ होता था। मे भी तुम लोगों ने देखा, भैया मैंने तो देखा है। दैट वनस्पति घी पहचान गए? ओके। तो ऑब्वियस है कि तुम तो जानते हो घी दूध से ही बनता है। तो ये जो वनस्पति घी है ये चीपर ऑप्शन क्यों है, क्यों ये सस्ता है? अच्छा, वो क्यों सस्ता है में नहीं घुसेंगे, बट इस वनस्पति घी को बनाया जाता है ना, फॉर्म किया जाता है, या फिर इस वनस्पति घी को प्रोड्यूस किया जाता है ना। ये वनस्पति घी बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया। तो जिस तरीके से वनस्पति घी प्रोड्यूस किया जाता है, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे रिडक्शन के, बट मैं तुम लोगों को फिलहाल ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ रिडक्शन का। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया रिडक्शन का। क्या कि वनस्पति घी जिस भी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, दैट बनाने का तरीका इज बेसिकली नोन एज व्हाट, आप लोगों का कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। दैट इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन। तो मैंने तुमको कुछ एग्जांपल्स दे दिए रिडक्शन के, कुछ एग्जांपल्स दे दिए आप लोगों को किस चीज के? ऑक्सीडेशन के, है ना। अब होता कैसा है कि कभी कभी कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनमें सिर्फ रिडक्शन होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको सिर्फ क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली दोनों देखने को मिलते हैं। मतलब साइड बाय साइड रिडक्शन भी हो रही है, साइड बाय साइड उसी सेम पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, क्या वर्ड कहा मैंने? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ रिडक्शन होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों पैरेलली होता है, साइड बाय साइड। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। मतलब आप पे आपके रिएक्टेंट्स ऑक्सीडाइज भी हो रहे होंगे, वहां पे आपके रिएक्टेंट क्या हो रहे होंगे? रिड्यूस भी हो रहे होंगे। तो उस कैटेगरी ऑफ रिएक्शन को बेसिकली हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहती है। तो रेडॉक्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग कैटेगरी की एक नई प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है ना। जब रिडक्शन और जब ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होने लगे एक ही रिएक्शन के अंदर, सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो उसी रिएक्शन को हम लोगों ने क्या नाम देना शुरू कर दिया? बोलो, रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देना शुरू कर दिया। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो 11th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है, पता है, रेडॉक्स के नाम का पूरा एक चैप्टर, जिसमें आप इसी रिडक्शन को, इसी ऑक्सीडेशन को डिटेल में पढ़ते हो। अभी तो आप ये मान के चलो आप लोग सिर्फ नाम पढ़ रहे हो, नाम, अभी आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। 11th में इसके ऊपर पूरा का पूरा केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है रेडॉक्स का। तो अभी फिलहाल मैंने क्या वर्ड तुम लोगों की लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाया? बोलो, रेडॉक्स। अब हम ये जानते हैं, लिख लेते हैं भैया कि रेडॉक्स क्या है। तो रेडॉक्स का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। ये जो वर्ड है ना, साइमल्टेनियसली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी रेडॉक्स की डेफिनेशन लिखने को आती है और अगर तुम ये जो वर्ड है साइमल्टेनियसली, अगर तुम ये वर्ड साइमल्टेनियसली खा जाओ तो मैं मार्क्स से मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्या होता है कि अगर कभी भी साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, आप लोगों की रिडक्शन हो रही है एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। चेक करो, देखो रेडॉक्स का जो RED है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये रिडक्शन वर्ड के लिए है। और जो इसके पीछे का OX है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करता है। सो बेसिकली रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू रेडॉक्स। डन। तो पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि रेडॉक्स क्या है। ठीक है, अब समझते हैं कि रिडक्शन क्या है और अब ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो देखो, फिलहाल मैं तुम्हें बहुत पुराने ज़माने की बात करवा रही हूँ
केमिस्ट्री में एकदम जब गुजरा ज़माना चला करता था, जब रेडॉक्स जन्म लिया ना, जब रेडॉक्स ने, तो जो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने कुछ विचार रखे कि देखो इसको रिडक्शन कहते हैं और देखो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना। सब लोग अपना अपना कंसेप्ट लगाते हैं ना कि हमारे अकॉर्डिंग रिडक्शन आप इसको कहिए, हमारे अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडेशन इसको कहिए। सब लोग अपनी अपनी दिमाग लगाते हैं, सब लोग अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये, हमारे अकॉर्डिंग वो, वगैरह वगैरह। तो जो पुराने जमाने के लोग थे उनके अपनी अपनी विचारधाराएं थी, किसको लेकर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लेकर, किसको लेकर, रिडक्शन रिएक्शन को लेकर। तो उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट दुनिया को दिए कि हमारे अकॉर्डिंग ये ऑक्सीडेशन होगा, हमारे अकॉर्डिंग ये रिडक्शन होगा। काफी सालों तक वो कंसेप्ट हमने पढ़े भी, ठीक है, हमने उन कंसेप्ट को यूज भी किया कि अच्छा ठीक है, उन लोगों के अकॉर्डिंग इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, उन लोगों के अकॉर्डिंग इसको रिडक्शन कहेंगे। फिर हुआ क्या, हम ये देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस उस पुराने जमाने के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक है। कुछ रिएक्शंस उस पुराने जमाने के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रही थी और उसके बावजूद बिना फॉलो किए, मतलब वो उस कैटेगरी को शो भी नहीं कर रही थी, बट फिर भी वो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन कहला रही थी, वो रिएक्शंस रिडक्शन कहला रही थी। तो हमने सोचा कि जरूर पुराना जो कंसेप्ट है, ओल्ड केमिस्ट्री का कंसेप्ट जो हमारे बाबा दादा लोग हमको देकर गए, हमने सोचा कि जरूर इस कंसेप्ट में कुछ ना कुछ गोचा है, झोल झाल है ना। क्योंकि कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रूल जिससे ऑलमोस्ट सारी समस्याएं हमें सॉल्व होकर मिल जाएं। अगर किसी रूल से सारी समस्याएं सॉल्व होकर नहीं मिल रही हैं या कुछ पर्टिकुलर चीजें उस रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी, तो ऐसे केस में वो रूल कंप्लीट नहीं होता, वो रूल कैसा होता है, इनकम्प्लीट रूल होता है। तो जो पुराने जमाने वाले लोग थे उन्होंने अपनी अपनी विचार लोगों के सामने रखे कि भैया हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, हम इसको रिडक्शन कहेंगे, है ना। अच्छा, कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जो उस पर्टिकुलर उस रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो हमें टेंशन आ गई, अब क्या करें यार, ये तो रूल को फॉलो नहीं कर रही। तो ऐसे में बहुत सोचा, फिर मॉडर्न कंसेप्ट निकल कर आया। किसका मॉडर्न कंसेप्ट निकल के आया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मॉडर्न कंसेप्ट। उस मॉडर्न कंसेप्ट से सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। जो पहले से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन शो कर रही थी वो अभी भी शो कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुरानी वालों को वो समझा नहीं रहा है, पुरानी वाली जो चीजें थी उनको भी समझा रहा है, और जो समझ में नहीं आ रही थी पुराने कंसेप्ट से उनको भी वो रूल समझा रहा है, ठीक है, उनको भी वो रूल समझा रहा है। तो तुम्हारे सिलेबस में जो नया वाला कंसेप्ट है वो है नहीं, बट फिर भी मैं वो नया वाला कंसेप्ट आपको सिखाकर दूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से अगर 10th लेवल में ही आप सीख लो तो आपको 11th में आसानी हो। बट हमारा सिलेबस क्या है, ओल्ड कंसेप्ट, कि आपकी जितनी भी डेफिनेशंस है ना, सारी डेफिनेशंस किसके अकॉर्डिंग है, ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो अभी जो मैं सिखा रही हूँ बातचीत, ये पूरी थ्योरी मैं भी ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिखाऊंगी, लेकिन जब तुम लोगों से मेरे को न्यूमेरिकल्स बनवाने होंगे, है ना, जब क्वेश्चन करवाने होंगे, तो उस वक्त मैं तुमको नया कंसेप्ट भी सिखा के दूंगी, ताकि उस नए कंसेप्ट से तुम ज्यादा बेटर तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। और उसके अलावा जब 11th में पहली बार रेटॉक्स पढ़ो तो तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, अरे यार जो हम लोग 10th में पढ़ के आए थे क्या वो गलत था, इस तरीके का हार्ट अटैक, ठीक है। तो शुरू करते हैं ओल्ड कंसेप्ट को। जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में क्या बातचीत कही, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, जरा देख लो। ओल्ड कंसेप्ट कहता था अगर किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इतना तो समझते ही हो, अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट है, अगर आप उस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन O2 है ना, अगर आप किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, आप ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, ऐड करने का मतलब है रिएक्टेंट को ऑक्सीजन देना, है ना, रिएक्टेंट को ऑक्सीजन क्या करना, देना। अगर आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, आप उसको ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, दे रहे हो,
आप उसको ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो किसी भी रिएक्टेंट को जब ऑक्सीजन दी जाती है कि ले भाई तू ऑक्सीजन रख, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है आप लोगों का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल सी बातचीत है। तुम मान लो एक रिएक्टेंट हो और मैंने तुमको ऑक्सीजन दे दी, तो जब मैं तुमको ऑक्सीजन दूंगी और तुम उस ऑक्सीजन को रख लोगे, तो उसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी का उल्टा कर दो, यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और रिएक्टेंट के पास में से मैंने क्या किया है, बोलो, O2 ऐड नहीं किया, बल्कि मैंने O2 बोलो क्या किया है, आप लोगों का रिमूव कर दिया है। O2 क्या कर दिया है वहां से, आप लोगों का रिमूव, ऐड नहीं किया रिएक्टेंट के पास से मैंने O2, बल्कि क्या कर दिया, आप लोगों का रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में वही सेम रिएक्शन क्या कहलाने लगेगी, आप लोगों की रिडक्शन। खत्म। रिएक्टेंट में O2 ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन हो गई। अगर रिएक्टेंट में O2 हटा रहे हो तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, O2 के अलावा जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने के लिए हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो किसका इस्तेमाल करते थे, हाइड्रोजन का। तो अगर मान लेते हैं इस्तेमाल हाइड्रोजन का किया गया, अगर इस्तेमाल किसका किया गया, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में क्या कहा जाता है कि किसी भी रिएक्टेंट को अगर आपने क्या दे के रखा है, अगर आपने हाइड्रोजन दिया है कि ले रिएक्टेंट टू हाइड्रोजन ले जा, तो हाइड्रोजन जब किसी भी रिएक्टेंट को दोगे तो उस रिएक्टेंट को हाइड्रोजन देना इज बेसिकली नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन दिया तो बोलो कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीजन दिया तो बोलो कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन निकाल लिया, दे रहे हो तो रिडक्शन, निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को, ठीक है, हाइड्रोजन के टर्म्स में और ऑक्सीजन के टर्म्स में पुराने जमाने वाले लोग एक्सप्लेन करके गए कि देख भाई इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और देखो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ये पुराने जमाने के लोग हमको समझा कर गए। हमने अपने नेचर में ऐसी कई रिएक्शंस देखी जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, हमने उनको ऑक्सीडेशन कहा। हमने हमारे नेचर में ऐसी कई रिएक्शंस देखी जिनके अंदर में से ऑक्सीजन निकाला जा रहा है, हमने उन लोगों को क्या कह दिया, आप लोगों का रिडक्शन कह दिया, है ना। मतलब बेसिकली ये इस पर्टिकुलर थ्योरी के अनुसार बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हमारे आजू बाजू हमको देखने को मिलती हैं। बट होता ऐसा है, कई रिएक्शंस ऐसी भी मुझको देखने को मिली जिनमें ऑक्सीजन था ही नहीं, जिनमें हाइड्रोजन था ही नहीं, फिर भी वो रिडक्शन थी, फिर भी वो ऑक्सीडेशन थी। तो हमारे दिमाग में आ गई समस्या, अरे यार हमारे पूर्वज तो हमें कह रहे थे कि हाइड्रोजन होना चाहिए, हमारे पूर्वज तो कह रहे थे कि ऑक्सीजन होना चाहिए, भाग यहाँ से, यहाँ तो ना तो ऑक्सीजन है ना तो यहाँ हाइड्रोजन है, फिर भी ये रेडॉक्स है। देखो हमें दिक्कत हो गई, फिर भी ये रेडॉक्स है। तो हमें चिढ़ मच रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार हमें जो सिखाया गया वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में सिखाया गया, बट ये रिएक्शन देख, इसके पास तो ना तो कोई हाइड्रोजन है ना तो कोई ऑक्सीजन है, इसको मैं फिर रिडक्शन कहूँ कि ऑक्सीडेशन कहूँ। ये उन लोगों का तकलीफ थी कि जिसके पास अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा, है ना, जिसके पास ऑक्सीजन ही नहीं होगा, आप उसको क्या कहोगे, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, आप उसको क्या कहोगे। तो इसका मतलब ये रूल तब तक ठीक है जब तक चीजों के पास हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन है। अगर किसी भी चीज के पास हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये वाला रूल भी बकवास है, बेकार है। फिर आप बोलो क्या करोगे, फिर तो हमारे लिए तकलीफ हो गई भैया, अब क्या करें हम। तो फिर रेडॉक्स की नई थ्योरी आई, नई थ्योरी ने जन्म लिया। केमिस्ट्री में यही होता है, जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर थ्योरी का फेलियर होता है ना,
बराबर। जब भी किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी का क्या होता है बोलो, फेलियर होता है ना, तो ऐसे केस में आपकी नई थ्योरी का फिर जन्म होता है। फेलियर हुआ तभी देखना नई चीजें बनेंगी, ठीक है बराबर। कभी किसी चीज का फेलियर होगा तो ही नई चीजें प्रोड्यूस होंगी। ओके गुड। अब नई थ्योरी आई। नई थ्योरी जब आई तो उसने बोला ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन ना हो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा जिस कंसेप्ट से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो कि हुआ भी, ठीक है, और जो कि हुआ भी। अब वो जो नया कंसेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग आप कुछ रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन कहते हो, कुछ रिएक्शंस को आप रिडक्शन कहते हो, उस नए कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा मैडम ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टर्म क्या है। बस थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, एक क्लास हमको ज्यादा लगेगी क्योंकि ये कंसेप्ट 11th का है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है अब हमको ये सीखना है, तो सीखेंगे बाद में, पहले सुन लेते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त अगर मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो उसको कहेंगे आप लोगों का रिडक्शन। खत्म। अब ये जो टर्म था ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप लोगों की क्या कहते हैं ऑक्सीजन है नहीं है, हाइड्रोजन है नहीं है, वो ये रूल यूनिवर्सल रूल है, ये सबके लिए वैलिड है, ये बहुत ही प्यारा रूल है, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है ये रूल, है ना। तो ये रूल था जो नई रेडॉक्स केमिस्ट्री की दुनिया में जिसने गृह प्रवेश किया, और इस रूल के आते बराबर हमारे सारे दुख दर्द, हमारे लिमिटेशंस, हमारे ड्रॉबैक्स कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कैसे, ये रिएक्शन रिडक्शन कैसे, क्या क्यों, सब हमारे दुख दर्द ठीक हो गए। इस रूल ने हमको पूरा सपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, तो एक जानकारी छोटे से अपने दिमाग में फिलहाल के लिए आप स्टोर करके रखिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जानते हो ना, मेटल्स हम किसको कहते हैं, बस जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं कि मेटल्स जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जनरली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन। तुम्हें एक बात समझ में आ रही, मैंने यहाँ पे जनरली वर्ड क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब 100 रिएक्शंस हैं, 100 रिएक्शन मान लेते हैं उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही हैं, तो हो सकता है एक रिएक्शन ऐसी भी हो जो उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो ना कर रही हो, इसीलिए वहां पे हम लोगों को जनरली वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली जो आप लोगों के नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली कौन सी वाली रिएक्शन को बोलो शो करते हैं, ये जनरली आप लोगों की रिडक्शन रिएक्शन को शो करते हैं। तो क्या यहाँ तक बात क्लियर है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ओल्ड थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ न्यू थ्योरी। बाद में तुम्हें बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, बट थ्योरी वाइज तो कुछ कुछ बातें शायद दिमाग में गई होंगी। रेडॉक्स क्या होता है, ओके। अब हम लोगों को नेक्स्ट 2 टर्म्स सीखने हैं। वो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या है, जो आप नेक्स्ट 2 टर्म्स सीख रहे हो उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा जो टर्म है उस पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट, और एक और दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट का जिसको हम कहते हैं रिडक्टेंट, ठीक है। अब देखो समझते हैं ये क्या चीज है। देखो एजेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी काम को करवाना है ना, उस काम को करवाने के लिए मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो जिसकी मैं हेल्प लूंगी दैट हेल्प करने वाला इंसान इज नोन एज एजेंट।
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरा जो चश्मा है वो टूट गया, उसकी डंडी लेट से टूट गई, मैं सो गई उसके ऊपर, टूट गया। अब मेरे को मेरे चश्मे की डंडी बोलो क्या करनी है, जोड़नी है। अब मैं नहीं चाहती कि नया चश्मा मैं खरीदूं, है ना, कंजूसी, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी डंडी को मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ। कैसे बताओ? सबसे बेस्ट ऑप्शन मार्केट में क्या अवेलेबल है, तुम भी जानते हो, फेविक्विक, है ना। फेविक्विक मैं लेकर आई, फेविक्विक की मदद से मैंने उस पर्टिकुलर डंडी को जोड़ा, डंडी जुड़ गई। अब मुझको एक बात बताओ, उस डंडी जोड़ने में मेरी हेल्प किसने की? उस डंडी को जोड़ने में मेरी हेल्प जिस बंदे ने की वो कौन है? फेविक्विक। ठीक है, सो देयरफॉर दैट फेविक्विक विल बी नोन एज माय एजेंट। ठीक है, वो पर्टिकुलर फेविक्विक मेरा क्या कहलाएगी? एजेंट। तो कोई भी काम हो यार, किसी भी काम को हेल्प करने के लिए आप किसी भी चीज को यूज करो, लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग थिंग को, दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज व्हाट? एजेंट। वो क्या कहलाएगा? आपका एजेंट कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका एजेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भारी भरकम फैंसी फैंसी से वर्ड्स, ये फैंसी फैंसी वर्ड्स का मैम क्या कोई मीनिंग है? तो हाँ, मैंने क्या कहा तुम्हें, किसी भी रिएक्शन में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ऑक्सीजन का ऐड करवाना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। अगर आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ऑक्सीजन का ऐड करवाना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीजन आएगी कहां से? कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करे या ऑक्सीजन को लेकर आए, या जो फिर ऑक्सीडेशन में मदद करे, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करे, हाइड्रोजन को हटाए। मतलब बेसिकली जो भी काम आप उससे करवाना चाहते हो ऑक्सीडेशन के लिए, वो उस काम को करने में आपकी हेल्प करे, हेल्प। तो ऐसे केमिकल्स जो किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाने में आपकी हेल्प करते हैं, दैट केमिकल्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उन केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? वो भी केमिकल्स हैं। ठीक है, वो भी आपके क्या है? केमिकल्स हैं। हो सकता है केमिकल्स हो सकता है एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, बट वो भी आपके कौन है? हेल्पर है, जो आपको हेल्प कर रहे हैं किस काम के लिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन को ला रहे हैं या हाइड्रोजन को ला रहे हैं या निकाल रहे हैं, वो उनकी टेंशन है, बट वो आपकी क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल्स जो हम लोगों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट्स किसको कहते हैं? जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है उसमें बेसिकली हम लोगों की क्या करते हैं? बोलो, हेल्प करते हैं। उनको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो हो गई नॉर्मल थ्योरी वाली बातचीत। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, उससे तुम लोगों के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वो भी चंद सेकेंड्स में, बिना किसी कंफ्यूजन के। मेरी प्रवचन ना ध्यान से सुनो। देखो कैसा है, मेरे पास 10 रुपए हैं, मान लो तुम्हारे पास भी 10 रुपए हैं, हम दोनों के पास 10 रुपए हैं। मैं चाहती हूँ, जैसे मान के चलते हैं ये आपके पास हर्षल है, इस हर्षल के पास लेट से 10 रुपए हैं, और ये मान लेते हैं वेनी है, इसके पास भी मान लो 10 रुपए हैं। अभी ये दोनों इक्वल है। मैं चाहती हूँ कि हर्षल के पास और पैसे आ जाएं, और लेकिन सच दैट टोटल 20 ही रहना चाहिए। टोटल कितना रहना चाहिए? बोलो 20। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? आप मुझे ये सजेस्ट करोगे कि मैडम वेनी के पास जो पैसे हैं उसमें से आप हर्षल को दे दो। यानी कि हर्षल को मैंने क्या कर दिए? वेनी के पास से 4 रुपए निकाल के दे दिए, 10 + 4। तो हर्षल के पास कितने हो गए? 14। और बेचारी वेनी के पास से 4 रुपए चले गए तो उसके पास कितने हो गए? 6। लेकिन सच दैट टोटल अभी भी कितना है? 20। खैर ये बात अलग है कि सीधे वेनी नहीं देगी, हर्षल को देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें वेनी के पास कम हो गए, हर्षल के पास इंक्रीज हो गए। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी एक के पास इंक्रीज हो रहा है
तो उसके साथ में जो दूसरा है उसके पास बोलो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो ऐसा ही केमिस्ट्री में होता है, बराबर ऐसा ही केमिस्ट्री में होता है। मतलब ये, अगर मैं कहूंगी कि ये जो ए है, ये ए मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ओ ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ओ ए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दूसरों को बोलो क्या करता होगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता होगा, है ना। यही काम है ना उसका, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। जब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो ऐसे में इस बेचारे का खुद का बोलो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यानी कि जब भी आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन उस बेचारे का खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। उस बेचारे का खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। सिमिलरली अगर मैं कहूंगी कि मेरे पास ये बी है और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये कि बी क्या करता होगा, जो दूसरे लोग हैं दूसरों को बोलो क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। दूसरों को बोलो क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन जब वो दूसरों को रिड्यूस करता है तो खुद का बोलो क्या कर लेता होगा, खुद का ऑक्सीडेशन। ठीक है, खुद का क्या कर लेता होगा, ऑक्सीडेशन। तो कैपिटल ए अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नो डाउट वो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, बट उसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। नो डाउट बी अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, लेकिन उसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो मैं एक ट्रिक बता रही हूं जो तुम्हें कल काफी हेल्पफुल होगी जब हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे तब। वो ये कि अगर कोई भी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वही स्पीशीज उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है। मतलब किसी भी रिएक्शन में क्या करो, आप ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज ढूंढ लो, मतलब ऐसी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहने लगना, और एक ऐसी स्पीशीज ढूंढ लो जिसका रिडक्शन हुआ है उसी को अपना क्या कहने लगना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों सेम चीजें होती हैं, और रिडक्शन वाली स्पीशीज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों भी बोलो कैसी स्पीशीज होती हैं, सेम। बस खत्म। अभी हो सकता है तुम्हें मेरी ये बात समझ में ना आ रही हो कि मैं क्या बड़बड़ाए जा रही हूँ भगवान, लेकिन कल जब तुम्हें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे तब तुम्हें बराबर दिमाग में बात चली जाएगी, अच्छा ये कहा गया था। बट ये तुम्हारे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो इसको मत भूलना चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। ओके, तो फिलहाल इस चीज को यहाँ पे ओवर करते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है।